नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल परिवार में। और कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति को। लास्ट क्लास में हमने देखा था राष्ट्रपति की शक्तियाँ। उससे पहले हम पढ़ चुके थे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में अगली जो क्लास है वो हमारी है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से। तो आपातकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग संख्या 18 में, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कुल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। और कितने अनुच्छेद हैं टोटल? 395। और अनुसूचियाँ कितनी है टोटल? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। तो ये जो क्लास है, संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ और संविधान के स्रोत, ये क्लास जो है हम अलग से लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि चीज़ें जो है आपको कनेक्ट हों और आपको समझ में आए, ठीक है। तो आपातकाल की बात करें, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इनका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के नाम से आपको पता चल रहा है कि कैसी शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। जैसे आप बस में सफ़र करते हो या कहीं ऑफिस में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ एक लिखा हुआ था आपातकालीन खिड़की। तो आपातकालीन स्थिति में उसका है जो है यूज आपको करना रहता है। तो आपातकालीन स्थितियों में क्या करना है? राष्ट्रपति को इन शक्तियों का प्रयोग करना है। तो आपातकालीन स्थिति को से निपटने के लिए, अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और इसका वर्णन कहाँ पर है? संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इसका वर्णन किया गया है। देखो, जब 18 साल का व्यक्ति हो जाता है, ठीक है, तो किशोरावस्था की जो स्थिति होती है तो उसके आपातकाल स्थिति स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 18 साल, तो भाग 18 में क्या है? आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। तो किशोरावस्था होती है वो तूफानों की अवस्था होती है, उसमें आपात जो है बहुत सारे आते हैं। तब हम बात करेंगे किसकी? आपातकालीन शक्तियों की, ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इनका वर्णन किया गया है, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो आपातकाल स्थिति में भारत का संघीय ढांचा, भारत का संघीय ढांचा कैसा हो जाता है? एकात्मक स्वरूप ले लेता है, ठीक है। भारतीय जो संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वैसे संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। मतलब भारत में केंद्र और राज्य, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है और संघीय व्यवस्था है, दोनों को बराबर अधिकार है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं और शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत तीनों का बंटवारा किया गया, तीनों में, ठीक है। तो कौन सा ढांचा है? संघीय ढांचा है। लेकिन आपातकाल के दौरान क्या होता है? जो राज्य सरकारें हैं, जो राज्य में कानून बनाने की शक्ति है, वो भी केंद्र के पास आ जाती है। तो अपना ढांचा कैसा हो जाता है? एकात्मक ढांचा हो जाता है, ठीक है। एकात्मक जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में चली जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, ठीक है। तो भारत का जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है, कब? आपातकालीन स्थिति में, ठीक है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा किया गया है? 352 में संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, ठीक है। आपातकाल, एक तो आर्टिकल 352, ठीक है। अनुच्छेद 352 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। यहाँ पर क्या किया गया? जो शब्द लिखा गया है संविधान में, किस शब्द का वर्णन किया गया है? आपात की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक है, आपात की उद्घोषणा। और ये जो शब्द है ये लिखा हुआ नहीं है संविधान में, राष्ट्रीय आपातकाल, ये हम यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में।
दूसरा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 356। दूसरा आपातकाल की बात हम करें, इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में क्या शब्द यूज करते हैं? राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य में आपातकाल। जबकि यह सब जो है संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में क्या प्रयोग किया गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, यह सब जो है संविधान में प्रयोग किया गया है। और अपन क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। तो आर्टिकल 356 में क्या लिखा गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। जबकि हम शब्द कौन सा यूज करते हैं? राष्ट्रपति शासन। तीसरी स्थिति है आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 360 में किसका वर्णन किया गया है? वित्तीय आपातकाल का। ठीक है, और ये संविधान में भी क्या लिखा गया है? वित्तीय आपातकाल। और हम यूज भी क्या करते हैं हम बोलचाल की भाषा में? वित्तीय आपातकाल। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। एक तो आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में। 352 में क्या है? आपात की उद्घोषणा। 356 में क्या है? संवैधानिक तंत्र का विफल होना। और 360 में क्या लिखा हुआ है? आप वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 352 में आपात की उद्घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, जबकि हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल। तो इन शब्दों का प्रयोग जो है संविधान में नहीं किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 360, इसमें प्रयोग किया गया है वित्तीय आपातकाल का। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब 3 प्रकार के आपातकाल का प्रयोग कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में। और अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टिकल 352 के बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है? आपात की उद्घोषणा। ठीक है, तो इसके आधार, इसके 3 आधार होते हैं। ठीक है, कितने आधार होते हैं? 3 कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जाता है। पहला कारण क्या है? युद्ध। तो युद्ध या तो हम शुरुआत कर सकते हैं युद्ध की, या हमारा कोई पड़ोसी देश है या अन्य देश से वो युद्ध की शुरुआत कर सकता है। ठीक है, तो युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण बाह्य आक्रमण। ठीक है, कोई भी देश है जो अपने पे आक्रमण कर दे। ठीक है, बाह्य आक्रमण से चीन 1962 में। ठीक है, तो बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की क्या की जा सकती है? घोषणा की जा सकती है। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, यहाँ किया गया था आंतरिक अशांति का। आंतरिक अशांति जो 1975 में जो लगा था आपातकाल, वो आंतरिक अशांति की वजह से लगा था। ठीक है, फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर आंतरिक अशांति को शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल या आपात की उद्घोषणा। और इसके कारण कितने हैं लगाने के? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इन कारणों की वजह से राष्ट्रपति भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में है तो वह संपूर्ण भारत या राज्य क्षेत्र में ऐसे भाग के संबंध में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि संपूर्ण भारत या फिर भारत का कोई विशेष क्षेत्र संकट में है, सुरक्षा उसको आवश्यकता है, तो उस जगह पर राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले यह प्रावधान था कि केवल पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया कि भारत के किसी विशेष राज्य क्षेत्र में, ठीक है, जहां आवश्यकता है उसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो आप याद रखें। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इन कारणों से संकट या तो संकट आ गया है या आने वाला है, ठीक है, तो वास्तविक संकट के आने से पूर्व भी जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, सन्निकट है या युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी जो है उद्घोषणा कर सकता है। ये कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर, यह मैंने आपको बता दिया कि पहले आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था।
तो आंतरिक अशांति शब्द ऐसा है कि जैसे किसी ने आंदोलन कर दिया, कहीं किसी जगह पे उग्र आंदोलन हो गया, तो आंतरिक अशांति तो किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो जब उस समय पे आंतरिक अशांति के आधार पर यह आपातकाल लगाया गया था, तो जब नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो उन नेताओं ने कहा कि भाई जब यह आपातकाल हटेगा उसके बाद हम आपातकाल की जो प्रक्रिया है उसको और कठोर और कठिन करने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद में मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद में, ठीक है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ये कैसे जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद को पूछे बिना ही केवल राष्ट्रपति को सलाह दे दी अकेले ही, ठीक है। तो आधे मंत्रियों को तो पता ही नहीं था कि आपातकाल लगने वाला, उनको तो अखबार में पता चला सुबह न्यूज़पेपर में कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा कर दी गई है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कम से कम जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी लिखित सलाह पे, ठीक है, उनकी पहले लिखित सलाह होगी, उन पे साइन करवाए जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी, ठीक है, ताकि उनको पता तो रहे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगने वाला है। इस वजह से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यह प्रावधान जोड़ा गया। अब जो मंत्रिमंडल है, यह शब्द जो है पहले संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है और ये 352 आर्टिकल 352 में ही इसका प्रयोग किया गया है। जब हम आगे मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि मंत्रिमंडल क्या होता है। अपने सिलेबस में टॉपिक है आगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो उस जगह पर हम देखेंगे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल में वहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। फिर राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार होते हैं और एक केवल राज्य मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद की संरचना को देखेंगे। जब मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश के लिए या किसी एक भाग पर भी लागू की जा सकती है। ये कैसे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले संविधान में यह उल्लेख नहीं किया गया था, पहले तो पूरे राष्ट्र में लगता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद में जो है किसी विशेष भाग क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। अब आगे देखिए अनुमोदन। अब राष्ट्रपति ने जो है आपातकाल की घोषणा तो कर दी, ठीक है, लेकिन उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या है, उद्घोषणा के बाद क्या प्रक्रिया होती है, फिर वो समाप्त कैसे होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अनुमोदन में जैसे राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, उसके बाद में संसद के द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर उसका अनुमोदन करना आवश्यक है। 1 माह के अंदर अगर संसद उसका अनुमोदन नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगा, उसी समय समाप्त हो जाएगा। अगर अनुमोदन कर देती है तो आगे 6 माह तक लागू रहेगा। और इसी प्रकार से 6 दोबारा से अनुमोदन करेंगे, अगले 6 माह तक और अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, 6-6 महीने करके, ठीक है। तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा से आपातकाल शुरू होता है और आपातकाल के 1 माह के भीतर संसद को दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। यह अवधि पहले 2 माह थी, ठीक है। जब पहले यह अवधि 2 माह थी, मतलब अगर अनुमोदन नहीं करते हैं तो भी 2 माह तक लागू रहेगा, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसको जो है 2 माह की जगह 1 माह कर दिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए संसद के द्वारा विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। यह याद रखना, आपातकाल का जो अनुमोदन होता है वो विशेष बहुमत के द्वारा होता है, पहले यह साधारण बहुमत से था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो जो नेताओं को जेल में बंद किया था इंदिरा गांधी ने, जब उन्होंने उनको छोड़ा था, बाद में निर्वाचन चुनाव हुए थे, तो उन्होंने एक ही बात जनता से कही थी कि जिन्होंने भी आपातकाल लगाया है तो हम जीतेंगे, आप हमें वोट दोगे, हम जीत करके आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जो प्रक्रिया है उसको और कठिन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उसको कठिन से कठिन बनाएंगे। तो ये जो है पहले 2 माह थी, फिर 1 माह कर दिया गया, और ये पहले साधारण बहुमत से था, फिर क्या कर दिया, विशेष बहुमत से कर दिया गया। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद में
मिलने पर 6 माह तक आपातकाल जारी रहता है। उसके बाद प्रत्येक 6 माह के बाद संसद अनुमोदन करेगी और इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक जो है आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अर्थात एक बार इसे 6 माह तक ही आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले यह 6 माह की समय सीमा निश्चित नहीं थी। ठीक है, यह अनिश्चित काल तक हुआ करता था। यह जो समय सीमा है 6 माह की, ये पहले नहीं थी। जब 1962 में आपातकाल लगा था, ठीक है, तो उसको फिर वो चलता रहा। 1967 में दोबारा आपातकाल लग गया। ठीक है, जब आपातकाल लगा उसके बाद में 1975 में लेकिन जो पहले वाला था वो तो चल रहा था। ठीक है, तो 1962 में आपातकाल की उद्घोषणा करी और फिर 1968 में आपातकाल को जो है वापस लिया था। ठीक है, और उसके बाद जो 1971 में आपातकाल लगाया गया था और फिर उसके बाद 1975 में आपातकाल लग गया और उन दोनों को एक साथ 1977 में वापस लिया गया। तो पहले ये जो है अवधि तो जो थी वो निश्चित नहीं थी, एक बार उद्घोषणा कर दी फिर वो चलता रहेगा, जब तक वापस नहीं लेंगे राष्ट्रीय आपातकाल जो है चलता रहेगा। लेकिन बाद में इसको जो है 6 माह के लिए बड़ा फिक्स कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में यदि उस समय लोकसभा भंग है, जब आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस समय पर क्या है, लोकसभा भंग है या फिर लोकसभा के निर्वाचन के बाद 2 माह के भीतर लोकसभा से इसका अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, अगर लोकसभा भंग है और फिर निर्वाचन होगा, निर्वाचन के बाद में नई लोकसभा बनेगी तो उस समय 2 माह में इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। 1975 के आपातकाल के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए KT शाह आयोग का गठन किया गया था। यह इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय जो 1975 में आपातकाल लगा था, कब लगा था ये, 25 जून 1975। ये RS 2018 में पूछा गया था। उस समय ये किसी को भी नहीं पता था 25 जून 1975, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही ऐसे थे 25 जून 1975, 26 जून 1975, 27 जून 1975। अब हमें पता नहीं था कि कौन से जून 75 है, हमने तो ये सिर्फ इतना पढ़ रखा था कि जून 1975। तो ये प्रश्न जो है लगभग उस टाइम पे सबका गलत हुआ था, हमारा भी गलत ही था। 2018 में पूछा था RS में ये। ठीक है, प्री के अंदर। तो ये आप याद रखना, दोबारा से आपके एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है 25 जून 1975 को। ठीक है, और कौन से आयोग का गठन किया गया था, शाह आयोग का गठन किया गया था इसके कारणों का पता लगाने के लिए। अब आगे देखते हैं। देखो अभी तक हमने देखा था थ्योरी में, अब इसको शॉर्टकट में देखिए, एक समरी के रूप में देखिए। ठीक है, देखो संसद आपात की उद्घोषणा हो गई, उद्घोषणा के बाद में संसद के द्वारा 30 दिन के भीतर भीतर 2 कार्य होंगे, या तो वो इसका अनुमोदन करेगी या अनुमोदन नहीं करेगी। ठीक है, मान लो अगर अनुमोदन नहीं करती है तो क्या होगा, तो ये केवल 1 माह के लिए लागू रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अनुमोदन करेगी। अगर संसद अनुमोदन करती है तो क्या होगा, 6 माह तक लागू रहेगा। ठीक है, फिर से अनुमोदन कर देती है तो 6 माह और लग जाएगा। इस प्रकार से कहाँ तक रहेगा, अनंत काल तक लागू रहेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया जब संसद के द्वारा अनुमोदन किया गया और अनुमोदन नहीं किया गया। दूसरा तरीका देखिए, भाई आपात की उद्घोषणा हो गई, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। अब राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया। ठीक है, राज्यसभा क्या है कि स्थायी सदन है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा का जो है कार्यकाल भी नहीं होता है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा क्या है कि स्थायी सदन है। जब हम संसद पढ़ेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पढ़ेंगे और दोनों में अंतर भी देखेंगे, और तब आपको मैं राज्यसभा को जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, ये भंग नहीं होती है। तो मान लो राज्यसभा ने क्या किया, अनुमोदन कर दिया। ठीक है, लेकिन लोकसभा भंग हो गई। ठीक है, या फिर उसका कार्यकाल पूरा हो गया 5 वर्ष का, लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई। तो क्या होगा, नई लोकसभा के निर्वाचन होगा, और लोकसभा का निर्वाचन होने के बाद में 30 दिन के भीतर क्या उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है, क्या होगा, संसद 30 दिन के अंदर या तो अनुमोदन करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, फिर संसद में 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया लेकिन लोकसभा ने नहीं किया, राज्यसभा ने कर दिया। तो उसके बाद नई लोकसभा निर्वाचन के बाद आएगी और 30 दिन के भीतर भीतर जो है इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपातकाल की समाप्ति। आपातकाल की उद्घोषणा देख ली हमने, फिर अनुमोदन देख लिया। अब हम देखेंगे आपातकाल की समाप्ति कैसे होगी। तो यदि संसद अनुमोदन नहीं करे, तो ये हमने देख लिया था, यदि संसद अनुमोदन नहीं करे
तो क्या होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि संसद इसे आगे नहीं बढ़ाए तो 6 माह बाद समाप्त हो जाएगा। एक बार अनुमोदन कर दिया, उसके बाद अनुमोदन नहीं किया तो 6 माह के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल को कभी भी वापस ले सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल को वापस नहीं ले रहा है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति आपातकाल वापस नहीं ले रहा है तो लोकसभा क्या करेगी, लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आपातकाल को समाप्त कर सकती है। ठीक है, पहला तरीका क्या है, अनुमोदन नहीं करे तो 1 माह में समाप्त हो जाएगी। अनुमोदन कर दिया और दोबारा अनुमोदन नहीं करे तो 6 माह तक आपातकाल लागू रहेगा। उसके बाद में राष्ट्रीय आपातकाल को कभी भी वापस ले सकता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर राष्ट्रपति वापस नहीं ले रहा है तो लोकसभा क्या करेगी, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और ये जो है आपातकाल को समाप्त कर देगी। ठीक है, ठीक है। यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10 सदस्य, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, लोकसभा 70 में नहीं है, तो क्या होगा, लोकसभा के सदस्य कम से कम 10 सदस्य अपना हस्ताक्षर करेंगे, करके लिखित रूप में ये प्रस्ताव किसको देंगे, या तो अध्यक्ष को देंगे या फिर किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति क्या करेगा, सभा बुलाएगा। ठीक है, यदि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे, कम से कम 10 सदस्य। ठीक है, और यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। प्रस्ताव 10 सदस्य प्रस्ताव हस्ताक्षर करके प्रस्ताव देंगे, किसको देंगे, यदि लोकसभा चल रही है तो अध्यक्ष को देंगे राष्ट्र आपातकाल को हटाने के लिए, अगर लोकसभा नहीं चल रही है, सत्र नहीं चल रहा है तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति क्या करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद ऐसा प्रस्ताव मिलने के बाद में 14 दिन के भीतर, ठीक है, 14 दिन के भीतर या तो अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति वो क्या करेगा, लोकसभा की विशेष बैठक बुलाएगा, और विशेष बैठक बुलाने के बाद में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा और उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है, उद्घोषणा को समाप्त करने का तरीका। सबसे पहले हमने देखा आपातकाल की घोषणा कैसे होगी, किस आधार पे होगी, क्या कारण है। उसके बाद हमने देखा आपातकाल का अनुमोदन, ठीक है, कब होगा, कैसे होगा। उसके बाद हमने देखा आपातकाल की समाप्ति। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या है, तो संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। वैसे तो अलग अलग विषय बांटे हुए हैं राज्यों और केंद्र में, संघ सूची में संघ केंद्र सरकार के विषय हैं, राज्य सूची में राज्य सरकारों के विषय हैं, और समवर्ती सूची में किसके विषय हैं, समवर्ती सूची में दोनों के विषय हैं, उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद बना सकती है। ठीक है, उसके अलावा लेकिन इस तरह का कानून जो है आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक ही रहता है। केंद्र राज्यों की विधायी शक्ति पर क्या कर सकती है, अतिक्रमण कर सकती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है, ठीक है, संसद जो है वो राज्य की विधानसभा, राज्यों में विधान जो कानून बनाने का कार्य कौन करता है, विधानसभा करती है। ठीक है, तो विधायी शक्ति पर अतिक्रमण कर सकती है, तो राज्यों के लिए कानून कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। केंद्रीय कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है, केंद्रीय कार्यपालिका, ठीक है, वो राज्य कार्यपालिका जो होती है उसको क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि आप इस तरीके से काम करो। आगे लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वापस से एक बार करके अनेक बार तक जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद ये कब तक रहेगा, 6 माह तक ही रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कब तक बढ़ाया जा सकता है, केवल 1 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद दोबारा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, लेकिन जैसे आपातकाल समाप्त होगा ये कब तक रहेगा, केवल 6 माह तक। अब आगे राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू करना आवश्यक नहीं है, देश के किसी विशेष क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। ये हमने देखा था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का निलंबन किस प्रकार से होगा, तो अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 के तहत वो क्या हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ये बात कौन कहता है, आर्टिकल 358 कहता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ दिया गया कि यदि
यह प्रावधान केवल बाह्य आधार पर, जो बाह्य आक्रमण होता है, युद्ध होता है, ठीक है, उसी लागू, अगर उस आधार पे आपातकाल लागू होता है तभी यह आर्टिकल लागू होगा, ठीक है। यदि सशस्त्र विद्रोह होता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा होती है, तो आर्टिकल 19 जो है निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 19 निलंबित कब होगा? जब बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर जो है क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 जो है निलंबित नहीं होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 358। अब आर्टिकल 359 की बात करते हैं। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ठीक है, आर्टिकल 19 के अलावा। तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इन अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है उनका निलंबन नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 44 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 जो है उसका निलंबन नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है, ये आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है कि कौन कौन से आर्टिकल निलंबित होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपातकाल के समय बनाया गया कोई भी कानून जो मूल अधिकारों को सीमित करता है, ठीक है, मूल अधिकार अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन इसको नहीं ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं। तो आपातकाल के समय कोई भी ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों की पावर कम करता है, ठीक है, या मूल अधिकारों को सीमित करता है, तो उस कानून में ये स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, वहाँ लिखा हुआ होना चाहिए कि यह कानून केवल आपातकाल के लिए बनाया गया है और जैसे आपातकाल समाप्त होगा यह कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसा कोई कानून जो है बनाया जाता है जो मूल अधिकारों का शक्ति को कम करता है या मूल अधिकारों को सीमित करता है, तो उसमें ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि जैसे आपातकाल समाप्त होगा यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा है, आपात की उद्घोषणा। तो भारत में आपात की उद्घोषणा कितनी बार हुई है? अभी तक 3 बार हुई है, प्रथम, द्वितीय और तीसरी बार, ठीक है। 3 बार आपात की उद्घोषणा हुई है। हम ये फैक्ट देख रहे हैं कि इस समय कौन राष्ट्रपति था, कौन मुख्य प्रधानमंत्री था और अवधि क्या रही थी और उसका आधार क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम उद्घोषणा। सबसे पहले राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो कब लगा था? 1962 से 1978 तक, ठीक है। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। जब पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। इसका आधार क्या था? बाह्य आक्रमण। क्या आधार था? बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, क्योंकि इस समय जो है भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और भारत जो है एक शांतिप्रिय देश है जो युद्धों से, जो हिंसा का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर क्या हुआ? आक्रमण कर दिया, तो हमने सेल्फ डिफेंस में फिर हमने भी आक्रमण की घोषणा कर दी। तो भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान क्या हुआ था? बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी जो 1962 से 1968 तक रहा था। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। यह हो गई प्रथम उद्घोषणा। उसके बाद में द्वितीय उद्घोषणा। इस समय कौन था? राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा था? 1971 से 27 मार्च 1977 तक, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पहले भारतीय संविधान में ये जो आपातकाल था इसकी 6 माह की अवधि जो है फिक्स नहीं थी, ये अनंत काल तक हुआ करता था। फिर बाद में 6 माह किया गया था। तो देखो 1971 में लगाया और कब हटा था? 1977 में, 27 मार्च 1977। इसका भी आधार क्या था? बाह्य आक्रमण, ठीक है। इस समय भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, इसलिए क्या किया गया था? आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। उसके बाद बात करें तृतीय उद्घोषणा। तो इस समय ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में, 25 जून 1975 को, तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए अगर फैक्चुअल जानकारी में कोई प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है।
सबसे पहले राष्ट्रपति पूछ सकते हैं आपसे कि कौन था फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं इंदिरा गांधी, क्योंकि ये सभी को पता होता है, ये कॉमन है, इसलिए इसके पूछे जाने के आसार कम है। तो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति कौन थे। उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि कब से कब तक लगा था, तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। कारण क्या था? आंतरिक अशांति। और अब जो है भारतीय संविधान में आंतरिक अशांति शब्द की जगह क्या जोड़ दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। कौन से 8 संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया आर्टिकल 352 को। आर्टिकल 352 में क्या है? आपात की उद्घोषणा। फिर हमने देखा कि आपात की उद्घोषणा के आधार क्या क्या हैं, कारण क्या क्या हैं। फिर हमने देखा कि उसका अनुमोदन कैसे होता है। फिर हमने देखा उसकी समाप्ति, और फिर हमने देखा प्रभाव। अब ये सभी चीज़ें हम किस में देखेंगे? आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 में क्या लिखा हुआ है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना। और हम इसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। तो अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन के आधार क्या हैं? तो राष्ट्रपति शासन के एक तो आधार क्या है? आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र का यह कर्तव्य है, केंद्र का यह कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य की बाहरी और जो आंतरिक जो सुरक्षा करेगा, बाहरी और आंतरिक संकट से क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। प्रत्येक राज्य बाहरी और आंतरिक संकट से क्या करेगा? रक्षा करेगा। कौन करेगा? केंद्र करेगा। ठीक है, और वह यह सुनिश्चित करेगा कि जो प्रत्येक राज्य का शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार होना चाहिए। तो एक तो आधार ये है आर्टिकल 355। आर्टिकल 356 लगाने का आधार क्या है? एक तो आर्टिकल 355 है। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार का एक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की आंतरिक और बाह्य संकट से क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। दूसरा जो आधार है वो क्या है? आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को क्या कर सकती है? निर्देश दे सकती है। कुछ मामलों में निर्देश दे सकती है। अगर राज्य सरकार उनका पालन नहीं करती है, नहीं मानती है, तो केंद्र सरकार जो है राज्यों में क्या लगा सकती है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकती है। ठीक है, और क्या आधार है? इसके बाद में तीसरा आधार है आर्टिकल 356। 356 में क्या लिखा हुआ है कि यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है, अर्थात संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने 3 आधार देख लिए। अब देखो इसमें उससे क्या होगा? उस समय राज्य सरकार के सभी कार्य या कोई कार्य या राज्यपाल या किसी अन्य प्राधिकारी को निहित जितनी भी शक्तियां हैं, इन सबको जितनी भी शक्तियां प्राप्त होती हैं वो सारी किसके हाथ में चली जाएंगी? राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएंगी। जब राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, ठीक है, जो कि संविधान में क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक तंत्र का विफल होना। तो क्या क्या करता है उसमें? ठीक है, जब घोषणा करता है तो एक तो सभी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में अपने हाथ में ले लेता है। दूसरा, यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा उसके प्रयास द्वारा निर्धारित प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, राष्ट्रपति ये कह सकता है कि भाई जो भी शक्तियां हैं, राज्यपाल की हो, संसद की हो, विधानमंडल की हो, उन सभी शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कि इसके द्वारा प्रयोग में ली जाएंगी। पहला तो हो सकता है कि अपने हाथ में ले ले, दूसरा यह हो सकता है किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे। ठीक है, तीसरी बात, ऐसा उपबंध कर सकता है जो उद्घोषणा को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक और वांछनीय प्रतीत हो। इसमें संविधान के उपबंध का निलंबन भी है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है संविधान में उल्लेखित जो प्रावधान है उनका निलंबन भी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें नोट क्या है? इस खंड की कोई भी बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को अपने हाथ में लेने या निलंबन करने का अधिकार नहीं देती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लो राज्य में क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, तो इस दौरान जो है राष्ट्रपति क्या उच्च न्यायालय की शक्तियां भी अपने हाथ में ले सकता है क्या? तो उस समय उच्च न्यायालय की शक्तियां वो अपने हाथ में नहीं ले सकता, उससे उच्च न्यायालय से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, वो केवल राज्य की कार्यपालिका, विधायिका ऐसे कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, ऐसी उद्घोषणा को
और राष्ट्रपति के द्वारा जो ये घोषणा की गई राष्ट्रपति शासन के लिए, वो इस घोषणा को किसी अन्य घोषणा के द्वारा, ठीक है, एक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, उसके बाद दूसरी घोषणा कर दी कि हम इसको वापस लेते हैं, ठीक है, तो वो तुरंत वापस भी ले सकता है। ऐसी उद्घोषणा को किसी बाद में की जाने वाली उद्घोषणा के द्वारा वापस लिया जा सकता है या उसमें कोई परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये हमने देख लिया कि जब संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा क्या क्या करता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति उद्घोषणा उसने कर दी, राष्ट्रपति शासन की घोषणा उसने कर दी राष्ट्रपति ने। अब उसके बाद में अनुमोदन किस तरीके से होगा और इसकी समय अवधि क्या होगी, कितने समय तक यह लागू रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रपति घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका 2 माह में, अब ये याद रखना, वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल में कितना था, 1 माह है, ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक था, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 माह है, ठीक है, ये याद रखना, 2 माह के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है संसद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में वहाँ लिखा क्या हुआ था, विशेष बहुमत, यहाँ क्या लिखा हुआ, साधारण बहुमत। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुमोदन है वो 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर अंदर किसके द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है, अनुमोदन आवश्यक है, जबकि राष्ट्रपति शासन का 2 माह में और साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन आवश्यक है। अब आगे, यदि राष्ट्रपति शासन के घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी, यदि लोकसभा भंग चल रही है, लोकसभा का सत्र नहीं है, ठीक है, उस समय जारी की जाती है, या फिर लोकसभा 2 माह कंप्लीट हो गए लेकिन लोकसभा ने अनुमोदन नहीं किया और वो पहले क्या हो गई, विघटित हो गई, 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र जो है लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है। जब नई लोकसभा का गठन होगा, लोकसभा गठन होकर आएगी, तो जो पहली नई लोकसभा है उसके 30 दिन के भीतर तक क्या रहता है, ये लागू रहता है। उसके 30 दिन के भीतर इसको अनुमोदन को करना आवश्यक है, भले ही राज्यसभा ने इसको स्वीकृत कर दिया हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 1 माह में होना आवश्यक है साधारण बहुमत के द्वारा। अगर लोकसभा भंग हो जाती है, उस समय लोकसभा नहीं है, तो नई लोकसभा गठित होगी, उसके द्वारा 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन क्या है, आवश्यक है। उसके बाद में देखिए, दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर एक बार में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक, दोनों ने स्वीकार कर लिया तो कब तक रहेगा, 6 माह तक, और आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसद की अनुमति आवश्यक है। ये दोनों में समान है, राष्ट्रीय आपातकाल भी 6 महीने तक रहता है और राष्ट्रपति शासन भी 6 महीने तक रहता है, ठीक है। इस प्रकार यह अधिकतम 2 बार, कितनी बार, अधिकतम 2 बार, 2 बार का मतलब 6 माह है प्लस 6 माह कितना हो गया, 1 साल, तो अधिकतम 1 साल के लिए जो है इसको लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। ये कैसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया कि इस प्रकार यह अधिकतम 2 बार अर्थात 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक केवल 2 स्थितियों में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति शासन को केवल 2 बार बढ़ाया जा सकता है, अर्थात 6 माह प्लस 6 माह 1 वर्ष तक जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 1 वर्ष से अधिक अगर उसको बढ़ाना है तो केवल 2 ही परिस्थितियाँ ऐसी हैं जब उसको 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। 2 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य में क्या हो, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो रखी हो, एक तो परिस्थिति ये हो गई। दूसरी परिस्थिति, निर्वाचन आयोग ऊपर हाथ कर दे, हाथ खड़े कर दे कि भाई हमसे जो है चुनाव नहीं हो सकता, हम चुनाव नहीं करवा सकते, समझ रहे हो। तो चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, हम इस समय पर चुनाव नहीं करवा सकते, तो जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, समझ रहे हो। तो 1 वर्ष तक कर सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए 2 स्थितियाँ होना जरूरी है, या तो राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर चुनाव आयोग जो है ऊपर हाथ कर दे, ठीक है। किंतु यह भी एक बार में 6 माह तक ही बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष। इस प्रकार से कितनी होती है, 3 वर्ष। 3 वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष, ठीक है। ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कैसे होती है, फिर उसका अनुमोदन किस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन की समाप्ति। पहला तो वही कारण है, या तो राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति शासन को बाद में वापस, एक बार घोषणा कर दी राष्ट्रपति शासन की, उसके बाद दोबारा घोषणा कर देगी हम इसको वापस लेते हैं। तो एक तो होता है राष्ट्रपति वापस ले सकता है, दूसरा ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। अगर राष्ट्रपति वापस उस घोषणा ले रहा है राष्ट्रपति शासन को तो उसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है, ठीक है। दूसरा, मान लो कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, ठीक है, और संसद ने अनुमोदन ही नहीं किया, अनुमोदन नहीं किया तो 2 माह के बाद में क्या अपने आप समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हो। और एक बार अनुमोदन कर दिया तो 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो हो गई समाप्ति। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के क्या क्या प्रभाव है। एक पहला, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। क्या क्या होता है, वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है, तथा उसे राज्य और अन्य अधिकारियों को शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, वो सारे कार्य अपने हाथ में ले लेता है। और जो राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो भी केंद्र राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं, और जो अधिकारियों की जो शक्तियाँ हैं वो भी किसको प्राप्त हो जाती हैं, राष्ट्रपति को। वह घोषणा कर सकता है कि संसद जो है वो राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। मतलब राज्य विधायिका राज्य के लिए कानून बनाती है, तो अब राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान वह राज्य किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का भी निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति शासन के दौरान, ठीक है। इस प्रकार वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है राज्य में, अगर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या किया जाता है, भंग कर सकता है राष्ट्रपति। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है, राज्य सचिव की सहायता से, अब राज्यपाल में शासन कौन करेगा, राज्य में शासन कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है। किसकी सहायता से, राष्ट्रपति के नाम पर करेगा, पहली बात। राज्य सचिव की सहायता से करेगा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से क्या करेगा, राज्य का प्रशासन चलाता है कौन, राज्यपाल। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, क्योंकि पूरी शक्तियाँ किसके हाथ में आ जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या प्रभाव है राष्ट्रपति शासन के। तो राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को विघटित कर सकता है, ठीक है। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। विधानसभा को विघटित कर दिया जाता है और बाकी कार्य कौन करता है, विधेयक और बजट से संबंधित संसद करती है। विधानसभा के विघटन के बाद क्या होता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति ने क्या क्या विधानसभा का विघटन कर दिया, उसके बाद में क्या क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। विधानसभा विघटन के बाद में संसद जो है वो राज्य सरकार के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को दे सकती है, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव, जब लोकसभा सत्र में नहीं चल रहा होता है, जब लोकसभा सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े मामलों में राज्य की संचित निधि, ठीक है, राज्य की जो संचित पैसा है, ठीक है, वित्त है, संचित निधि के अंतर्गत होता है, उसका प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है, ठीक है, प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। जब संसद का सत्र अवसान हो, मतलब सत्र कंप्लीट हो, जब आपके सिलेबस में हिंदी भी तो है, हिंदी पढ़ते हो आप, तो सत्र अवसान, सत्र प्लस अवसान, ठीक है, अवसान मतलब समाप्त होना, सत्र का अवसान, सत्र समाप्त होना हो, तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करता है। आर्टिकल 123 के तहत वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जो है संसद के द्वारा पारित विधेयक या कानून की तरह ही पावरफुल होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति की, तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विधानसभा विघटन के बाद क्या क्या होता है, या संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को दे सकता है। संसद को अगर लोकसभा सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े मामलों में क्या है, राज्य की संचित निधि का प्रयोग कर सकता है। जब संसद का सत्रावसान हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अब आगे देखिए, 2 नोट है, ठीक है, 2 नोट हैं, कितने कितने के ये मुझे नहीं पता, या आप बता देना नोट कितने कितने के हैं कमेंट बॉक्स में। तो पहला नोट क्या है, राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा अन्य विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है,
राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति कोई भी जो कानून बनाता है वो राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी जो है प्रभावी रहता है, लागू रहता है। अर्थात कोई कानून इस अवधि में प्रभावी है तो राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी अप्रभावी नहीं होगा, क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। परंतु राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परवर्ती अथवा पुनः लागू किया जा सकता है। राज्य विधायिका के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाए गए हैं वो राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद भी लागू रहते हैं। ठीक है, नोट एक, ये दोनों नोट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट एक इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के दौरान वो राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद भी क्या रहता है, लागू रहता है। ठीक है, दूसरा नोट क्या है, दोनों नोट इम्पोर्टेंट है। दूसरा नोट है राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है, वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है उसकी स्थिति है, इस तरह शक्तियाँ कार्य वो हमेशा प्रभावी रहती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान भी उनको वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रभावित नहीं की जा सकती। ये दो नोट आपने देख लिए। अब इसका कंक्लूजन देखो। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है इसका कंक्लूजन क्या है, अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राज्य कार्यपालिका को क्या करेंगे, भंग कर देंगे। ठीक है, और समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास हाथ में आ जाएंगी, राष्ट्रपति के हाथ में। एक कंक्लूजन तो ये निकल के आता है इससे। ठीक है, दूसरा राज्य विधानसभा को भंग कर देंगे। ठीक है, इसकी सभी शक्तियाँ किसके पास आसन हाथ में आ जाएंगी, संसद के हाथ में आ जाएंगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका कंक्लूजन ये है कि कार्यपालिका शक्तियाँ तो किसके पास आ जाती हैं, राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। राज्य विधानसभा को भंग कर देते हैं और ये शक्तियाँ किसके पास आ जाती हैं, संसद के पास आ जाती हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग भारत में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब हुआ है, कौन कौन से राज्यों में हुआ है। ठीक है, और कितनी बार हुआ है अब तक, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1950 में संविधान लागू होने के बाद से देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 134 बार। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। आपके एग्जाम में 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो कंसेप्ट पे आधारित, जो कंसेप्ट हमने देख लिया। दूसरा आर्टिकल पूछ लेते हैं, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल भी हमने देख लिए। और तीसरा प्रश्न होता है फैक्ट, जो तथ्य होते हैं उससे टॉपिक से रिलेटेड वो पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो राष्ट्रीय आपातकालीन की शक्तियों से संबंधित जो प्रावधान है, जो तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो अब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन, 134 बार। इसका प्रयोग सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है, मणिपुर में 11 बार। ठीक है, यह हाल ही में लगाया गया है। तो मणिपुर में सब सर्वाधिक कितनी बार, 11 बार, ये याद रखना। उसके बाद द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है 10 बार। पहली बार सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ये भी याद रखना। पहली बार कहाँ लगा था, पंजाब में। अब तक कितनी बार लग चुका है, 134 बार। सर्वाधिक कहाँ लगा है, मणिपुर में 11 बार। उसके बाद कहाँ लगा, यूपी में 10 बार। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां आज तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन जो है लागू नहीं किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पुडुचेरी सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के तहत रहे हैं, यह भी आपसे कथन में पूछा जा सकता है। 1950 के बाद जम्मू कश्मीर ने राष्ट्रपति शासन के तहत 12 साल सर्वाधिक टाइम सर्वाधिक कितनी बार लगा है, वो तो लगा है मणिपुर में 11 बार। सर्वाधिक समय तक 12 साल से अधिक कहाँ लगा है, जम्मू कश्मीर में। तो ये याद रखना, टाइम और कितनी बार। ठीक है, उसके बाद में पंजाब में लगा है 10 साल तक। जम्मू कश्मीर और पंजाब में उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधियों और अस्थिर कानून व्यवस्था की स्थितियों का अलावा देकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये कारण है कि भाई उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधियों और अस्थिर कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद अगला तथ्य क्या है, पुडुचेरी ने अपने इतिहास में राष्ट्रपति शासन तक 7 साल से अधिक समय। ठीक है, जिसका कारण क्या था, विधानसभा में सरकारों के समर्थन खोने के मामले में। तो जम्मू कश्मीर में 12 साल तक, उसके बाद 10 साल तक लगभग पंजाब में और 7 साल तक पुडुचेरी में। ठीक है, सर्वाधिक
कहाँ लगा है? मणिपुर में 11 बार, ठीक है। अवधि के आधार पे लगा है किसमें? जम्मू कश्मीर में 12 साल तक। और जो बार बार रिपीट हुआ है वो कहाँ हुआ है? मणिपुर में, उसके बाद यूपी में, ठीक है। अब तक कितनी बार लग चुका है? 134 बार, तो ये आप याद रखना। राष्ट्रपति शासन केंद्र व राज्यों के बीच विवाद का मुख्य विषय रहा है और केंद्र सरकार द्वारा प्राय इसका क्या किया जाता है? दुरुपयोग किया जाता है। अब ये दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो आप देखिए। इसमें देखो, सबसे पहले 1977 में आंतरिक आपातकाल, ठीक है, लगा था। उसके बाद में 1975 में आपातकाल लगने के बाद में 1977 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात, समाप्ति के पश्चात कांग्रेस पार्टी हार गई, ठीक है। चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। कौन जीत गई? जनता पार्टी जीत गई। तो जनता पार्टी ने क्या कहा कि जहाँ पर जिन राज्यों में कांग्रेस जीत कर आई थी, कांग्रेस शासित 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि केंद्र में किसका बहुमत था? जनता पार्टी का। और जो 9 राज्य थे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उनको क्या कर दिया? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। आधार क्या बताया? कि राज्य विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं। उसके बाद में 1980 का चुनाव हुआ, ठीक है। जनता पार्टी हार गई। कौन जीत गई? कांग्रेस जीत गई। तो बदला तो लिया जाएगा ना, भाई का, बाप का, दादा का, सबका बदला किसने ले लिया? इन्होंने यहाँ ले लिया। इन्होंने क्या किया? जनता पार्टी शासित 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। कोई कारण भी नहीं बताया, लागू कर दिया हमने। इन्होंने भी पहले क्या किया था? लागू किया था 1977 में। टाइम सबका आता है, तो 1980 में इनका टाइम आया, कांग्रेस का टाइम आया, कांग्रेस ने यहाँ लागू कर दिया, ठीक है। फिर 1992 में वापस कांग्रेस का टाइम आया, तो कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्यों में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, ठीक है। आधार क्या बताया? राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर, जब ये मुद्दा चल रहा था राम मंदिर वाला, ठीक है, उस दौरान धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे हैं राज्य, तो इन्होंने क्या किया? लागू कर दिया, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। बहुमत वाद हुआ, उसके अंतर उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि ठीक है, जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या संविधान का मूल ढांचा है, तो उच्चतम न्यायालय ने इसको सही ठहराया, ठीक है, कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जो लगाया गया है राष्ट्रपति शासन, उसको जो है वैध ठहराया गया। राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा है, राजस्थान में, ठीक है, यह लगा है 4 बार। सबसे पहले लगा था 1967 में, फिर लगा 1977 में, फिर लगा था 1980 में, उसके बाद लगा था 1992 में। तो राजस्थान में कितनी बार लगा राष्ट्रपति शासन? 4 बार। 1967 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, 1977 में हरिलाल देवपुरा थे, उसके बाद में 1980 में भैरव सिंह शेखावत और 1992 में भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, घोषणा कैसे होती है, उसके अनुमोदन कैसे होता है, प्रभाव कैसे होते हैं, ठीक है, उसकी समाप्ति कैसी होती है, ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 356 के बारे में क्या कहा है, क्योंकि आर्टिकल 356 हमेशा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहता है, ठीक है। तो अंबेडकर ने कहा था कि यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही सहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। लेकिन आजकल तो बिना बात के बार बार इसका प्रयोग कर देते हैं केंद्र के द्वारा, ठीक है। जिसकी भी सत्ता में होता है, केंद्र में जिसका बहुमत होता है, वो इसका दुरुपयोग करता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? कि यह एक उग्र शक्ति है, यह मृत पत्र की भांति रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। तो यह कथन देख करके आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। उसके बाद में क्या राष्ट्रपति शासन की समीक्षा की जा सकती है क्या? ठीक है, क्या राष्ट्रपति शासन की समीक्षा की जा सकती है? ये देखो, ये जो नोट्स हैं राष्ट्रीय आपातकाल के, ये सबसे बेस्ट नोट्स हैं। भले ही आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, भले ही किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये सबसे बेस्ट नोट्स हैं। इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या आरएस मेंस लिख रहे हो तो भी जो है ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इनको देखो, वीडियो यूट्यूब पे पढ़ें, फ्री है बिल्कुल। आप कभी भी 1 बार 2 बार 3 बार जब भी आपका मन करे उतनी बार उसको देख सकते हो। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। और प्रश्न यहीं से आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल जो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से बार बार पढ़ना है, क्लासों को
बार बार आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे नोट्स नहीं बन रहे हैं इसको देख करके, तो आप क्या कर सकते हो, क्लास को बार बार देख सकते हो, सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, अगर बार बार पढ़ने की बजाय एक बार सुन लो, और एक बार सुनने के बजाय क्लास को जो है 2-3 बार देख लो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या राष्ट्रपति शासन की समीक्षा की जा सकती है। तो 1975 में 38वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को उचित तर्क देकर, मतलब राष्ट्रपति को आप संतुष्ट कर दो कि भाई हाँ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कैसे जोड़ा गया, 38वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। कौन था जोड़ने वाला, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने 1975 में 38वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने 1978 के 44वें संविधान संशोधन से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि जो है न्यायिक समीक्षा से परे है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा से परे है, तो इसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये कथन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन की समीक्षा की जा सकती है, नहीं की जा सकती। 38वें संविधान संशोधन के द्वारा तो बोला नहीं की जा सकती, फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में SR बोम्मई वाद, ठीक है, बोम्मई वाद हुआ था 1994 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो है अनुच्छेद 356 के प्रयोग करने के लिए कुछ तर्क दिए कि भाई आर्टिकल 356 का प्रयोग आप कब कर सकते हो। यह उच्चतम न्यायालय ने जो 1994 में बोम्मई वाद हुआ था उसके दौरान यह गाइड प्रस्तुत की। किसने, उच्चतम न्यायालय ने। तो ये क्या क्या कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति, राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। सबसे पहले तो यही कहा कि राष्ट्रपति शासन की जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय ने और क्या निर्णय दिया बोम्मई वाद में, राष्ट्रपति की संतुष्टि जो है तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति न्यायालय इस पर रोक लगा सकता है यदि यह दुर्भावनापूर्ण, अतार्किक या तर्क विरुद्ध है। अगर दुर्भावना से प्रेरित होकर के अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाता है तो जो है न्यायालय के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करे। अगर केंद्र ने कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाया है तो यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, तर्क दे और राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करे। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय यह नहीं देखता है कि संसाधन सही है अथवा पर्याप्त है, संसाधन नहीं है या पर्याप्त है, अपितु यह देखता है, उच्चतम न्यायालय क्या देखता है कि जो कार्य आप कर रहे हो वो तर्कसम्मत है अथवा नहीं है। यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा निर्धारित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, SR बोम्मई वाद, उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिया वो हम देख रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं कि अगर कार्य तर्कसम्मत है अथवा नहीं है ये कौन देखता है, उच्चतम न्यायालय देखता है। और अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा असंवैधानिक या अवैध है तो जो भंग की गई विधानसभा है, ठीक है, उसको उच्चतम न्यायालय पुनः बहाल कर सकता है। आगे क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने, धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है, लेकिन अगर धर्म के आधार पे, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे, इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राष्ट्र ये क्या कर सकती है, इस आर्टिकल के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्यों में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होगा। अभी हमने देखा था 1977 में जनता पार्टी जीत करके आई, 9 केंद्र जो कांग्रेस शासित प्रदेश जो राज्य थे उनमें क्या किया, आपातकाल लगा दिया, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। ऐसे ही 1980 में फिर कांग्रेस जीत करके आई, उसने क्या कर दिया, बीजेपी शासित राज्यों में लगा दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने SR बोम्मई वाद में कहा कि ऐसा करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 356 का प्रयोग कब उचित है और कब गलत है। ये तो हमने देखा कि SR बोम्मई वाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन के प्रयोग को, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग से लेकर के क्या कहा था। अब हम देख रहे हैं कि 356 का प्रयोग कब उचित है और कब सही है, उसके कब कब लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, सरकार या आयोग 1988,
कि केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट, और उच्चतम न्यायालय के एसआर मुंबई मामला 1994, इन दोनों के आधार पे, ठीक है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब राष्ट्रपति शासन को सही ठहराया जा सकता है। वो कौन कौन सी हैं? जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, ठीक है, अर्थात त्रिशंकु विधानसभा बन जाए। त्रिशंकु विधानसभा का मतलब क्या है कि जितने भी दल हैं उनमें से किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, किसी के पास भी सीटें इतनी नहीं है कि वो सरकार बना सके, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा सकता है। जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन न हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। अब आगे देखिए, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने की इच्छुक न हो अथवा स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने की अवस्था में न हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। आगे, यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे, ये तो हमने देखा ही था आर्टिकल 365 के तहत, ठीक है, कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, अगर वो निर्देश नहीं मानती है तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब सरकार सोच समझकर संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करे और इसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में फूट पड़े, सरकार जो है, राज्य सरकार सोच समझकर ऐसा कोई कार्य कर रही है, ठीक है, संविधान व कानून के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य कर रही है जिससे उग्र विद्रोह फूट पड़े, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भौतिक विखंडन, जहां सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे, कोई राज्य ऐसे मांग कर दे कि हमें अलग करो, ठीक है, हमें तो अलग देश बनाना, अलग देश की मांग करते हैं और हम जो है केंद्र सरकार के कार्य जो निर्देश नहीं मानेंगे, संविधान का पालन नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन अर्थात अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब उचित है, ठीक है, कब अनुचित है, ठीक है, जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे दे अथवा बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित। कब अनुचित है, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया और अथवा बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दिया, ठीक है, और राज्यपाल जो है वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं की जांच किए बिना, वो किसी को नहीं पूछेगी कि अब क्या हो सकता है या किसी और दल को आमंत्रित करना है या नहीं करना, अगर ऐसी सिचुएशन जो है राज्यपाल ऐसा नहीं करे और वो क्या करे, डायरेक्ट उसको बर्खास्त कर दे और राष्ट्रपति शासन की मांग करे, तो ये क्या है, अनुचित है। एक बार मौका दिया जाना चाहिए अन्य दलों को। दूसरा, जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले एवं मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दे, ठीक है, राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद को मौका ही नहीं दे कि आप विश्वास मत जो है, आपका जो विश्वास है लोकसभा में, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का उसको मौका ही नहीं दे राज्यपाल, ठीक है, तो वो क्या होगा, और उसके बिना राष्ट्रपति शासन के लागू कर दे, तो ये क्या है, अनुचित है, ठीक है। आगे देखिए, जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम चुनाव में भारी हार का सामना करे, जैसा कि 1977 और 1980 में, अभी हमने देखा था कि 1977 और 1980 में क्या हुआ था, जब केंद्र सरकार में बहुमत में सरकार आ गई और जो दूसरी दल था वो राज्यों में, सीमित राज्यों में आया, तो उसने क्या किया, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, तो ऐसा करना क्या है, अनुचित है। फिर राज्य में कुशासन अथवा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जो है राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते, ये क्या है, अनुचित है। तो हमने ये क्या देखा है कि राष्ट्रपति शासन कब उचित है और कब अनुचित है, ये हमने देख लिया। तो ये जो है, ये प्रश्न आपसे कथन के रूप में पूछा जा सकता है, उस समय आपको जो है ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल। हमने क्लास की शुरुआत में देखा था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ वो 3 अनुच्छेदों में है, एक तो 352 में, 356 में और 360 में। तो 352 में क्या है, आपात की उद्घोषणा, 356 में क्या है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना राज्य में, और 360 में क्या था, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल किस में लिखा हुआ, अनुच्छेद 360 में। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वित्तीय आपातकाल के बारे में। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है
कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र में, ठीक है, किसी भाग की वित्तीय स्थिति, हमने सब पढ़ा था, तो हमने देखा था कि आपातकाल या तो संपूर्ण क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जा सकता है, तो या तो संपूर्ण भारत में या उसके राज्य क्षेत्र में वित्तीय स्थिति, ठीक है, और संकट है सुरक्षा का, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है, ठीक है। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित स्थिति के 2 माह में, अब देखो आपको याद होना चाहिए कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुमोदन है वो कितने में था, 1 महीने में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रपति शासन, उसका अनुमोदन कब आवश्यक था, 2 महीने में, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा इसके लिए अनुमोदन कितने महीने में आवश्यक है, 2 महीने में, तो यह अंतर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में यदि लोकसभा भंग या विघटित है तो पुनर्गठित लोकसभा के प्रथम बैठक के बाद 30 दिन के भीतर, अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है या लोकसभा भंग है, तो उसके बाद जो नवनिर्वाचित लोकसभा चुन करके आती है उसके द्वारा 30 दिन के भीतर प्रथम बैठक के बाद 30 दिन के भीतर क्या करना है, उसको अनुमोदन करना आवश्यक है, ठीक है। परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा से मंजूरी मिलना आवश्यक है, पहले राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है, क्या केवल या अकेले लोकसभा से पार नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न ले लिया जाए। यह अंतर भी आपको याद होना चाहिए कि 352 एक बार मंजूरी देने के बाद में 6 माह तक रहता है, राष्ट्रपति शासन भी 6 माह तक रहता है एक बार मंजूरी के बाद, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है वो कब तक रहता है, अनिश्चित काल तक जो है लागू रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यह 2 बातों की ओर इंगित करता है कि अनिश्चित काल तक, ठीक है, एक बार मंजूरी देने के बाद में अनिश्चित काल तक लागू रहता है वित्तीय आपातकाल, तो इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, ये 2 बातों की ओर इंगित करता है। पहला तो ये कि वित्तीय आपातकाल के लिए अधिकतम समय सीमा जो निर्धारित नहीं की गई है, पहली बात। दूसरा, इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है, एक बार मंजूरी दे दी फिर अनिश्चित काल तक, फिर तो वापस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन अथवा, ठीक है, किसी भी सदन के द्वारा सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति शासन में भी क्या है, साधारण बहुमत, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में क्या है, विशेष बहुमत, ठीक है। सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है, सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति और मतदान करने वालों का बहुमत, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद में एक बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, दूसरी घोषणा करेगा और वित्तीय आपातकाल को वापस लेगा, इससे वित्तीय आपातकाल जो है समाप्त हो जाएगा। पश्चातवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ली जा सकती है, ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, वित्तीय आपातकाल। अब वित्तीय आपातकाल के प्रभाव देखेंगे। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या हैं कि राज्य सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है, ठीक है। जो राज्य सरकार के या कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। इसके अलावा धन विधेयक या वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है आप क्या नहीं कर सकते, वित्त विधेयक या धन विधेयक को पारित नहीं कर सकते। कब, राष्ट्र वित्तीय आपातकाल लागू होने, ठीक है। उसके बाद में वित्तीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव हैं। संघ सरकार की सेवा में कार्यरत, ये तो पहले हमने क्या देखा, राज्य सरकार की सेवा में जो कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हैं, अब संघ सरकार की सेवा में कार्यरत सभी या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों के, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, ठीक है। जब हमने उच्चतम न्यायालय पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था, तो हमने देखा था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्य, वो वेतन है, वो किस पर निर्धारित है, संचित निधि पर भारित है, और उनमें जो है कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान उनमें भी कटौती की जा सकती है जो वेतन संचित निधि पर भारित है, ठीक है। तो के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, अर्थात जिनका वेतन संचित निधि पर भारित है उसमें भी कटौती की जा सकती है। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले करों की हिस्सेदारी में बदलाव अथवा कटौती की जा सकती है। हमने पढ़ा था आर्टिकल 280 के तहत राज्य राष्ट्रपति क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है, जो क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त स्थिति है, जो वित्त है, पैसे हैं, उनको बांटने का जो है कार्य इससे करों में हिस्सेदारी को बताता है, ठीक है। तो
केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों की हिस्सेदारी होती है उसमें भी कटौती की जा सकती है। अब तक वित्तीय संकट, अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल जो है घोषित नहीं हुआ है। यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था, लेकिन उस समय भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो हमने ये देखा है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, इसके बाहर प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। तो आप जो है इस क्लास को देखने के बाद निश्चिंत रहें। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को यहाँ तक देखा है तो इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे और मैं फिर से जो है और चीज़ें लेकर के आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। ठीक है, तो अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियों को। अब हम जो है इसका क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, समरी के थ्रू जो मेन बातें हैं उसको एक बार क्विक रिवीजन के थ्रू हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये सारणी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है अगर लास्ट टाइम में अगर आपको नोट्स नहीं मिले, ठीक है, तो ये सारणी देख करके चले जाओगे तो भी आपका प्रश्न जो है आपातकाल से सही हो जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल कौन से भाग में है? भाग 18 में। संविधान के कौन से भाग में है आपातकालीन शक्तियाँ? भाग 18 में। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से में है? 352 में। राष्ट्रपति शासन कौन से में है? 356 में। और वित्तीय आपातकाल कौन से में है? 360 में। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल का कारण या आधार क्या क्या है? युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है, उसके द्वारा राष्ट्रपति शासन का आधार क्या है? संवैधानिक तंत्र का विफल होना या राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वित्तीय आपातकाल का आधार क्या है? आर्थिक या वित्तीय संकट। अब आगे देखिए तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये जो आपातकाल है वो लगाने की प्रक्रिया क्या है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे, ये हमने देखा था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर राष्ट्रपति स्वयं राज्यपाल, ये जो राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रपति स्वयं लगा सकता है या फिर राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल अगर राष्ट्रपति का ऐसा समाधान हो जाता है तो कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ये तो देख लिया तरीका। अब देखते हैं अवधि, कौन सा आपातकाल कितने समय तक रहता है। ठीक है, वो देखिए अगर पहली बार में 1 माह है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अगर उसका अनुमोदन नहीं करती है संसद तो वो कब तक रहेगा? 1 माह तक। पहली बार में 1 माह तक। अगर ये जो संसद है वो अनुमोदन कर दे तो अनुमोदन के बाद कब तक रहेगा? 6 माह तक। अनुमोदन के बाद कब तक रहेगा? 6 माह तक। और अगर अनुमोदन करे उसके 6 माह के बाद वापस अनुमोदन कर दे तो कब तक रहेगा? अनिश्चित काल तक। ठीक है, ऐसे 6 माह के बाद वापस अनुमोदन कर देंगे। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितने टाइम तक रहता है? 2 माह तक। अगर संसद अनुमोदन नहीं करे तो कब तक, कितने समय तक रहेगा? 2 माह तक। अगर संसद अनुमोदन कर देती है तो उसके बाद कब तक रहेगा? 6 माह तक। ठीक है, इस प्रकार से 6 माह के लिए अपन इसको बढ़ा सकते हैं अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, अब बात करें वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल पहली बार में 2 माह तक रहेगा, संसद के अनुमोदन के बाद अनिश्चित काल तक। ठीक है, ये आप तीनों में अंतर याद रखना। अब आगे देखिए इसी प्रकार यह अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल, यह अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद अनुमोदन की बात करें तो विशेष बहुमत से जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कैसे लागू होता है? विशेष बहुमत से। राष्ट्रपति शासन साधारण बहुमत से और वित्तीय आपातकाल भी साधारण बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है? इसमें 2 शर्तें होती हैं। पहला तो उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, पहली शर्त, और दूसरी शर्त है उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, ये 2 शर्तें विशेष बहुमत में। ठीक है, साधारण बहुमत में क्या है? उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत। ये हमने देख लिया। अब आगे देखिए वो मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है उसके दौरान क्या होता है? मूल अधिकारों का निलंबन होता है 20 और 21 को छोड़ करके। राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वित्तीय आपातकाल में भी जो है मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे देखिए समाप्ति का क्या प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होगा? संसद जो है अनुमोदन करती है तो 1 माह के बाद समाप्त हो जाएगा, नहीं करती है तो अनुमोदन कर देती है तो 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगा।
अगर ऐसा नहीं है तो लोकसभा जो है साधारण बहुमत से समाप्त कर देगी या फिर राष्ट्रपति इसको वापस ले ले। तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है, इसके लिए अनुमोदन संसद की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, राष्ट्रपति खुद ही वापस ले सकता है, ठीक है। तो यह है, धन्यवाद, ठीक है। तो हमने जो है राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको एक कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जैसा भी आपको लगे, आपकी राय हो, जो भी सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपकी जो है तैयारी कैसी चल रही है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाए ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। और क्लास के अंदर आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। तो आप जो है इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद में इसको नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद में आप इसका जो है बार बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।